University, any student which has first class today? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी आज ये पहली क्लास हो? I think Durdana Azimi. Yes. This is your first class. Yes. Okay. So, if you introduce yourself, please, beta. My name is Durdana and I did my O levels from Bahaj Hussein's. Okay. And what about your grades? Which subject? In chemistry? Sir, July August के results अभी नहीं आए ना. Okay. And what about your Islamiyat and other subjects? A You don't and want to share? what? You don't want to share? No. Okay, no problem. Thank you. And tell me, what is your expected grade in chemistry, right? I don't know. Okay. You don't know. Okay, and what about your perception of chemistry? Perception about chemistry? क्या feel करती है chemistry के बारे में? Are you comfortable with the chemistry or not? O level तक तो I was comfortable. अभी मुझे नहीं पता. Okay, so okay, fine. Thank you, beta. You're welcome, sir. Thank you. Okay, and Zohair, I think this is a new name. Yes, Zohair. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Zohair, please introduce yourself. सर मेरा नाम ज़ुहैर है, मैं बाज हुसैन से ही मेरा मतलब O3 करा है। O2 मैंने बीकानेर से करा था। O2 में मेरे इस्लामियत में ईस्ट और पाकिस्तान स्टडीज़ में A आया था और अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। Okay, any expectation from chemistry? सर जो इस साल A आपने एक्सपेक्ट कर रहा पेपर हूँ। दिया अभी जुलाई में? A एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। B. A E expect कर रहे हैं? A E for elephant. A for apple. Okay, A for apple. I'm sorry. Fine, it's good. तो आप comfortable हैं chemistry के साथ? That means? जी सर। Good. Okay, beta. Thank you. And one more student जिसका मैंने नाम देखा था, and I think he is new in the class. Right. Okay जी, अब कोई और आएगा तो देखते हैं. ओके बेटा, लास्ट क्लास में एक्चुअली मैं बता रहा था, लेकिन कुछ वो कनेक्टिविटीज के इशू और कुछ ग्रुप के मसाइल थे, वो रिजॉल्व उन्होंने कर दिए हैं. बेसिकली देखें, जो स्टूडेंट न्यू हैं उनके लिए जस्ट टू रिकॉल कि हमने ये बात की थी कि एयर्स में वी हैव 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. पेपर 1 इज ऑफ 40 मार्क्स और वो MCQs बेस्ड होता है और उसका अलाउड टाइम 1 आवर होता है. पेपर 2 जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड होता है और उसका जो अलाउड टाइम है वो 1 आवर एंड 15 मिनट होता है और वो 60 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. और जो तीसरा पेपर है वो प्रैक्टिकल का पेपर है, 40 मार्क्स का होता है और उसका जो अलाउड टाइम है दैट इज 2 आवर्स और वो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा लैब में जाकर. सो अल्टीमेटली लैब में जाके परफॉर्म करने से पहले आप पूरा एयर, फुल ऑफ एयर जो है वो आप प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करेंगे. तो
वो आपको हेल्प आउट करेगा फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एंड देन यू विल गो टू द लैब, जो आपका सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंगली, और उस लैब में जाके आप वो पेपर परफॉर्म करेंगे। तो एक आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगी 2 आवर्स की, एंड रिमेनिंग यू हैव 2 पेपर, वन इज एमसीक्यू एंड अदर इज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। हमारा सिलेबस मैं बता रहा था कि बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे सिलेबस के केमिस्ट्री के। द फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, और ये फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो अभी आपके सामने डिस्प्लेड है। आपको ये मैंने पहले भी एडवाइस की थी, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको फिर एडवाइस कर रहा हूं कि आपने सिलेबस डाउनलोड करना है, and once you download your syllabus, so then you know what is the criteria and what are the topics which you have in your AS syllabus. फिर आप उससे आइडिया एस्टैब्लिश करेंगे साथ साथ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। So these are the topics of physical chemistry: atom, molecule and stoichiometry. ये एक्चुअली मोल का चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल एनर्जेटिक्स, इसको आपने ओ लेवल में एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स के नाम से पढ़ा है। देन इट इज इक्विलिब्रिया, और ये इक्विलिब्रिया टॉपिक के हिसाब से आपके लिए नया होगा। रिएक्शन काइनेटिक्स आपने ओ लेवल में पढ़ा था स्पीड ऑफ रिएक्शन के नाम से, और रिडॉक्स रिएक्शंस ये भी ऑलरेडी आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में पढ़े हुए हैं। अब डेफिनेटली थोड़ी और मुश्किल एग्जांपल्स आप इसमें करेंगे, तो ये ओ लेवल का कंटिन्यूएशन ही होगा यहाँ। अच्छा, अब सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 1 इज अ केमिस्ट्री रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज पीरियोडिसिटी। अगेन इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओ लेवल सिलेबस, जहां आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी, और डेफिनेटली अब आप उसमें मजीद एक्सटेंशन पढ़ेंगे। ग्रुप 2, ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 आपने पढ़ा था ओ लेवल में, नाउ इट इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 की केमिस्ट्री, उसके रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज सारी ग्रुप 2 में आप पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज ग्रुप 17। अब ये शायद आपके लिए 17 का लफ्ज नया हो, आपने ओ लेवल में इसका नाम ग्रुप 7 पढ़ा था, लेकिन जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि सिलेबस के आखिर में डेटा बुकलेट है। सिलेबस के आखिर में जो लोग अभी न्यू उन्होंने अभी ज्वाइन किया है मेरे डिस्कशन स्टार्ट करने के बाद, बेटा मैंने ये कहा है कि आपने 9701, ये केमिस्ट्री के सिलेबस का कोड है ए लेवल के, आपने 9701 का सिलेबस डाउनलोड करना है, और जब आप सिलेबस को स्क्रॉल करेंगे तो सिलेबस के एंड में आपको फ्यू पेजेस मिलेंगे जिस पे लिखा होगा डेटा बुकलेट, और इस डेटा बुकलेट का जो सबसे लास्ट पेज है वो पीरियोडिक टेबल है। डेटा बुकलेट का जो लास्ट पेज है वो डेटा बुकलेट है, और उसके अंदर लास्ट पेज पर, डेटा बुकलेट के लास्ट पेज पर पीरियोडिक टेबल मौजूद है। उस पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कि आपको ग्रुप नंबर्स गिवन है। ओ लेवल में आपने टोटल 8 ग्रुप पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, या आपने ग्रुप 8 को 0 ग्रुप पढ़ा था। लेकिन अब आपको जो पीरियोडिक टेबल नजर आएगा उसमें 1 से लेकर 18 तक सारे ग्रुप्स का नंबर है, और जो ओ लेवल में ट्रांजिशन एलिमेंट आप पढ़ते थे जिसके ऊपर ग्रुप का नंबर नहीं होता था, अब आप देखेंगे कि वहां पर भी ग्रुप नंबर मौजूद है। ग्रुप 17 जो है वो आप ओ लेवल में इसे ग्रुप 7 पढ़ते थे, तो ग्रुप 7 या ग्रुप 17 एक ही है, लेकिन आप ओ लेवल में आप 7 कहते थे, एज में हम उसको ग्रुप 17 कहेंगे। जी बिल्कुल, हेलोजेंस का जो चैप्टर है या हेलोजेंस का को जो है ग्रुप 17 कहा जाता है। और इसमें जो नेक्स्ट एक और टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज अ चैप्टर ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये 4
टॉपिक है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन, एमसीक्यूज में टोटल 40 एमसीक्यूज होते हैं और जनरली 40 एमसीक्यूज में से 14 to 15 एमसीक्यूज जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। 14 to 15 एमसीक्यूज जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 to 4 एमसीक्यूज बनते हैं, समटाइम 5 तक भी चला जाता है, तो चले एहतियातन हम इसको 4 to 5 ही कर देते हैं। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, मैं आपको एक जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूं कि जनरल प्रैक्टिस क्या है कि 4 to 5 एमसीक्यूज इनऑर्गेनिक से आते हैं, 14 to 15 एमसीक्यूज फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं, और नेक्स्ट जो आपका सिलेबस का पार्ट है जो कि नॉर्मली स्टूडेंट इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते ओ लेवल में भी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप में से कितने लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कंफर्ट हैं? हैंड रेस कर दीजिए। ओके, मी, ओके, इतनी नफरत नहीं करो यार, मुश्किल हो जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफर्टेबल नहीं है? मान, ओके, यू आर कंफ्यूज्ड, ओके। सो इन जनरल, राइट जी, तो बहुत सारे लोगों ने जो रेज हैंड किया है। जनरली जो आइडिया है वो ये है कि स्टूडेंट आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन एएस ऑर्गेनिक जो है, एएस ऑर्गेनिक डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका रीजन ये है कि अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस। और ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम कवर करेंगे? पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़ेंगे कि उसमें डिफरेंट चीजें जो हम आगे ऑर्गेनिक में हमें पढ़नी है उनकी बेसिक्स पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स का, एंड डेफिनेटली ये टर्म आपके लिए नई नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स की टर्म आप ऑलरेडी ओ लेवल में यूज कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स containing carbon along with hydrogen. So those organic compounds which contain carbon along with hydrogen, carbon and hydrogen both are present in the same compound, हम उन्हें hydrocarbons कहते हैं। The third one is a chapter of halogen derivatives of organic compound या halogen derivatives of hydrocarbons। तो सिंपली मैं लिख देता हूं halogen derivatives। अब halogen derivatives का मतलब ये है कि those organic compounds which contain halogen, halogen containing organic compound की केमिस्ट्री का ये पूरा एक चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे चैप्टर ऑफ अल्कोहल्स, और डेफिनेटली अल्कोहल्स की टर्म आपके लिए नई नहीं है। ऑल ऑफ यू नो कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन OH ग्रुप, इस फैमिली को हम अल्कोहल फैमिली कहते हैं और इन कंपाउंड्स को अल्कोहल्स कहते हैं। और अल्टीमेटली कुछ चीजें आपने ओ लेवल में पढ़ी हैं अल्कोहल के बारे में,
वो, और उसके बाद कुछ और नई चीजें जो है वो आप एएस में पढ़ेंगे अल्कोहल्स के बाद। आफ्टर अल्कोहल्स देयर इज अ न्यू टॉपिक, या आप कह सकते हैं कि जो ओ लेवल में आपने नहीं पढ़ा, वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये एक नया टॉपिक है जो आपने एएस ओ लेवल में नहीं पढ़ा। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप समझ लीजिए, जो एक नई इंफॉर्मेशन आपके लिए कैरी कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर जो है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और ऑफ कोर्स के कार्बोक्सिलिक एसिड की इंफॉर्मेशन भी आपको है। आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड जो लास्ट टॉपिक है रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है चैप्टर ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो नाउ देयर आर 7 चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड। और फाइनली एक टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। अभी इस स्टेज पर टर्म एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं एनालिसिस की। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अननोन कंपाउंड दे दूं और आपसे कहूं कि भाई आप ये डिटेक्ट करो कि ये कंपाउंड है क्या, तो उस कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं वो डिस्कस होती हैं अंडर द हेडिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और सिर्फ एक टॉपिक हमारे एएस सिलेबस का पार्ट है और ये है इंफ्रारेड। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेफिनेटली अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आमतौर पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, तो वो आमतौर पर एक क्वेश्चन ही होता है। अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए भी, लेकिन अगर जनरली आता भी है तो एमसीक्यूज में एक ही मार्क का क्वेश्चन होता है। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन की बताई, ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए कि व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स वी हैव इन एएस सिलेबस। अच्छा, थोड़ा सा ना कुछ चीजों को देखिए। आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, राइट बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ना इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इफ यू need to join any engineering university in Pakistan, if you want to be a medical student और आप कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल किसी फील्ड में आगे काम करना चाह रहे हैं, तो यू नीड केमिस्ट्री। विदाउट केमिस्ट्री जो है वो आप सकता, विदाउट केमिस्ट्री आपका पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो सकता एज एन इंजीनियर। एनईडी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता इफ यू डोंट हैव केमिस्ट्री। आपका नस्ट में एडमिशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट जो कंप्यूटर की ब्रांचेस हैं उनके। तो आपको ना इसके लिए केमिस्ट्री कंपल्शन है, कंपल्सरी है। और पाकिस्तान में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एज एन इंजीनियर आप रजिस्टर होना चाहते हैं, तो यू नीड टू हैव केमिस्ट्री एट ए लेवल, क्योंकि इसके बगैर आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो आपको अप्रूव नहीं करती एज इंजीनियर। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। डिफिकल्टी लेवल अपनी जगह है, लेकिन कोई चीज आसान नहीं होती, हर चीज मुश्किल होती है। लेकिन सवाल यह है कि अब आप जो है वो ऑर्डिनरी लेवल से एडवांस लेवल में जंप कर रहे हैं। ठीक है कि पिछले हम जो है वो
2 सालों में बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में रहे हैं, मुश्किल हालात में रहे हैं, चीजें इतनी आसान नहीं रही और ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और बहुत सारे इश्यूज आपके जो है वो एड्रेस नहीं हो पाए। अभी भी हमें कुछ नहीं पता कि हम कब तक इसी ऑनलाइन के बेसिस पे ही चलेंगे, तो हमें इस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना हो। आप ऐसे ही चलेगा, होपफुली ये साल भी ऐसे ही चलेगा कि हाइब्रिड होगा, कभी ऑन हो जाएंगे स्कूल्स कॉलेजेस, फिर आप जाएंगे, फिर कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन चला जाएगा। ये मामला इस साल भी लग ऐसे ही रहा है कि ऐसे ही चलेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप डेली बेसिस पर देखें, कहने को ये बात बड़ी वो लगती है कि जनाब रोजाना पढ़ा करो, पेरेंट्स भी कहते हैं, टीचर्स भी ये कहते हैं, बट लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टूडेंट डेली बेसिस पर अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं ए लेवल्स में, उनको एंड ऑफ द सेशन पर, एंड ऑफ द ईयर पर ना इतना इश्यूज नहीं आते। उसकी वजह ये कि वो साथ साथ पढ़ रहे होते। ऑर्डिनरी लेवल में आपने, यानी ओ लेवल में आपने 3 साल पढ़ी है केमिस्ट्री, और 3 साल पढ़ने के बाद आपने एग्जाम दिया है। एज में जो आपका सिलेबस है, जी, अब एज में जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो सिलेबस जो है ओ लेवल से ज्यादा है, बड़ा सिलेबस है, ओ लेवल से भी बड़ा सिलेबस। और आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है? अवेलेबल टाइम में आपको बताऊं, हम मिड ऑफ अगस्त में हैं अभी। नॉर्मली हमारा सेशन जो स्टार्ट होता था, जो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, वो नॉर्मली लास्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होता। अब चले हम मिड ऑफ अगस्त में हैं अभी, तो मिड ऑफ अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, और फिर आपका 4 महीने नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक, क्योंकि मई की 2nd, 3rd, 4th को पेपर शुरू हो जाता है। यानी इसका मतलब ये 4 मंथ एंड 4 मंथ, 8 मंथ और हाफ मंथ ऑफ अगस्त, तो टोटल आपके पास 8.5 मंथ्स हैं टिल योर एग्जाम। और जिसमें आपको सिलेबस जो कवर करना है वो ओ लेवल से बड़ा सिलेबस है। एंड दिस इज नॉट विद द केमिस्ट्री ओनली, दिस इज विद द फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, सब में इश्यू यही है कि आप जो है वो बड़ा सिलेबस कवर करना है, और बड़े सिलेबस के लिए टाइम कम। तो अब अगर आप साथ साथ स्टडीज नहीं करेंगे, और जो लोग ये समझते हैं कि ओ लेवल की तरह 11th आवर पे आखिरी हफ्ते में पढ़ा और जो है वो पेपर दे दिया, तो ए लेवल में बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ए लेवल में आपको तमाम सब्जेक्ट्स के टाइम को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। आपके पास टाइम जाया करने के लिए नहीं होता है। ए लेवल में जब तक आप जो है वो डेली बेसिस पर स्टडीज नहीं करेंगे, होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, अपनी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और रिवीजन का टाइम नहीं रखेंगे, तब तक आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते। देखें, आपके ओ लेवल में जो भी ग्रेड्स आए होपफुली अच्छे ही आएंगे, लेकिन अगर ग्रेड्स थोड़े ऊपर नीचे भी होते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ग्रेड आपका अगर अच्छा नहीं आया तो उसका क्या रीजन है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का रीजन यही होता है कि वो जो टाइम है, जितना टाइम उनको देना चाहिए वो उतना टाइम पे नहीं करते, और अल्टीमेटली उनको जो रिजल्ट उसकी वजह से वो 11th आवर पे पेपर शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी, और इसी वजह से वो अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं आ लाते। तो ये बेटा कुछ चीजें मैंने आपसे शेयर करनी थी ताकि आपको अंदाजा हो कि चीजें इतनी आसान नहीं है, मुश्किल हैं। लेकिन देखें,
हर साल स्टूडेंट्स करते हैं और हर साल जो है वो बच्चे ए लेवल अपियर होते हैं और अच्छे ग्रेड्स भी लाते हैं। केमिस्ट्री में ए स्टार लाना एक बहुत ही मुश्किल काम, इतना आसान नहीं है, बट स्टिल वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ए स्टार इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ए स्टार बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ा ग्रेड होता है ये। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव ए स्टार। मतलब इवन अगर हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में बी भी आ गया ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। ए तो क्या बात है, ए तो बहुत ही अच्छी बात, और ए स्टार फार एक्सीलेंट चीज है और बहुत मुश्किल होता है ए स्टार लाना केमिस्ट्री में, बिकॉज के इसके सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है और आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं कि जी इसमें रट्टा है, कि जी आप हमें रटना पड़ता है, केमिस्ट्री जो है वो रट्टा की चीज है। अच्छा, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता है केमिस्ट्री में रट्टा लगाने की जरूरत है। देखिए, आपने बचपन से अपना नाम सुनते हुए आ रहे हैं, आपको अपना नाम याद हो गया, आपको अपने पड़ोसियों के बारे में पता है, अपने घर में जो आपके साथ लोग रहते हैं उनके नाम भी पता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम पता है, अपने रिश्तेदारों में सबके नाम पता है या मेजॉरिटी के नाम पता है। तो क्या आप घर में बैठ के रोजाना उनके नाम याद करते थे? नहीं, आप उनके नाम याद नहीं करते थे। बेसिकली आप के सामने वो लोग आते रहे, उनके नाम आते रहे और आपको वो याद होते गए। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी बेटा जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे आपकी केमिस्ट्री उतनी ही इंप्रूव करेगी। कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज आपको हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीजें याद रहें। आप रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं केमिस्ट्री में और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये आता है कि आपसे कुछ भी नहीं हो पाता। बहुत से बच्चे जो है वो रट्टा लगाने के चक्कर में जो याद होता है वही भूल जाते। तो ये रट्टा नहीं लगाना है यहाँ केमिस्ट्री में, आपने कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको रिवाइज करना है। तो जब आप कोई चीज बार बार रिवाइज करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में जाके जो है वो उसकी कॉपी मौजूद होगी। तो जब भी आप रिकॉल करेंगे तो वो आपको याद आ जाए। ये होता है सही तरीका केमिस्ट्री को पढ़ने का। रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, अब आज कुछ हम देखते हैं, आपसे कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में कि आप लोगों के क्या हालात हैं। सबसे पहले मुझे आप में से कोई ये बताए कि आप में से कितने लोग एटम के बारे में जानते हैं और एटम को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज कीजिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एन एटम। अगर कोई आपसे पूछता है कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एन एटम, तो आप क्या कहेंगे कि एटम क्या होता है? ओके भाई, एक मैसेज आया है मेरे पास और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो शेयर करेंगे। माइक ऑन करके बेटा शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जो है वो कंफर्टेबली बताएं, कोई इश्यू नहीं है। एक आया कि जनाब बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर, एक आया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। Sir, it is the smallest smallest particle of a chemical element that can exist. ओके अच्छा, अब ये मुख्तलिफ डेफिनेटली लोग अपनी अपनी जो है वो डेफिनेशंस बता रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और एक और बात आई कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। मेरा एक सवाल ये है, इसके बाद फिर मैं एटम डिफाइन करता हूं, कि आप में से कितने लोग ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि एटम इज एन इनडिवाइजेबल पार्टिकल, यानी एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है?
सर अगर हम एटम को और डिवाइड करेंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे एंड वो केमिकली वो एक एज अ केमिकल वो मतलब एलिमेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। दोबारा बोलिए बच्चे। सर इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं ना और आयनाइज भी तो करते हैं। जी बेटा, पार्ट लेता है बिल्कुल केमिकल रिएक्शन में। अगर हम एटम को ब्रेक करेंगे तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड वो एज एन एलिमेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब ये है कि अब ये अप्रोच सबको डेवलप होनी चाहिए कि एटम इज अ डिवाइजेबल पार्टिकल। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं और एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये कहना कि एटम इज एन इनडिवाइजिबल पार्टिकल, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज इन डिवाइजिबल पार्टिकल का एक थ्योरी थी जिस साइंटिस्ट का नाम था जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसकी ये थ्योरी थी कि एटम जो है वो एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल। लेकिन बाद में आने वाले दौर में ये बात प्रूव हुई कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि एटम इज एन इनडिवाइजिबल पार्टिकल। और अब हम एटम को डिफाइन किस तरह करते हैं? एटम को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं होता, इट इज स्मॉलेस्ट part of an element which can take part in a chemical reaction. It is a smallest part of an element which can take part in a chemical reaction, यानी जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने की एबिलिटी रखता है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction, हम उसे एटम कहते हैं। और एटम जो है it can be further divided into subatomic particles. It can be further divided into all we are तो it is smallest part of an element which can take part in a chemical reaction, हम इसे एटम कहते हैं। It can be further divided into subatomic particles, और आपको पता है कि सबएटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अब मुझे ये बताइए, एटम को क्लियर हो गया सबको होपफुली कॉन्सेप्ट कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेने की एबिलिटी रखता है, यानी वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, हम उसे जो है वो कहते हैं एटम। अब ये बताइए आप कि मैटर क्या होता है? जी बेटा, अगेन अपनी नॉलेज शेयर करें, अपना कॉन्सेप्ट शेयर करें। शेयर करने में कोई हर्ज नहीं होता बेटा, मैक्सिमम आप गलत बताएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई टू रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स। ओके जी, बिल्कुल सही। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए।
Anything which occupies some space. That has mass and volume. Good. तो मैटर जो होता है एनीथिंग, बिल्कुल ठीक है। मैटर Anything. हर उस चीज को कहते हैं एनीथिंग which occupies some space, यानी उसका वॉल्यूम होना चाहिए। एनीथिंग which occupies some space and has certain mass. Anything which occupies some space and has certain mass is called matter. मैटर हर वो चीज है जो कोई मास कंटेन करेगा और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब आपकी सराउंडिंग में आप देखें, आपके सराउंडिंग में हर चीज मैटर है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग हैविंग सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। इवन आपकी सराउंडिंग में जो एयर है, एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो एयर इटसेल्फ, एयर भी एक मैटर है। तो आपको बहुत सारी चीजें जो नजर नहीं आ रही वो भी मैटर है, क्योंकि वो इतनी टाइनी पार्टिकल है, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि वो आपको नजर नहीं आ रहे, बट स्टिल दे ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सर्टेन मास, तो हम इसे मैटर कहते हैं। और नेचर में मैटर जो है वो आपको 3 फॉर्म में मिलता है। कोई बता सकता है? Solid, liquid and gas. Liquid, नहीं, ये solid and स्टेट्स ऑफ मैटर है, gas. ये स्टेट ऑफ मैटर्स हैं बेटा। मैं मैटर की फॉर्म की बात कर रहा हूं कि नेचर में मैटर आपको किस फॉर्म में मिलता है। Sir, living, non-living. लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेकिन स्टिल वो मैटर तो है ना बेटा, उसमें फर्क तो नहीं है। इम्प्योर, प्योर, इम्प्योर एंड प्योर, बट नहीं, स्टिल जो है वो इम्प्योर भी मैटर ही है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन वो इम्प्योर भी मैटर ही है। अब मैं आपको Biological, non-biological. सॉरी, दोबारा बोलिए बेटा। Biological, non-biological. नहीं, मैटर आपको 3 फॉर्म्स में नेचर में मिलता है, वेदर इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट और इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स और इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर। मैटर जो है ये आपको 3 फॉर्म में मिलता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, जिसमें एलिमेंट, एनीवन कैन, क्या होता है एलिमेंट? that contains the same type of atoms, one type of atoms. Contains same type of atoms. Okay, what is meant by same type of atoms? सही कहा आपने, मतलब ये गलत नहीं है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स या आइडेंटिकल एटम्स। यस, सेम प्रोटॉन नंबर, वेरी गुड। एलिमेंट आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ identical atoms. Group of identical atoms is called an element. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। और जब मैं कहता हूं आइडेंटिकल एटम्स, तो आइडेंटिकल एटम्स का मतलब होता है कि हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रखिएगा बेटा कि किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसका प्रोटॉन नंबर होता है। अब जैसे कार्बन, कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है। अब कार्बन का आप कोई भी एटम ले लें, जिस एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे वो कार्बन एटम कहलाए। तो एटम जो है वो आइडेंटिफाई होता है अपने प्रोटॉन नंबर से, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। इसके लिए
ऑल्टरनेटिव टर्म एटॉमिक नंबर इस्तेमाल हो। तो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स को हम एलिमेंट कहते हैं, और आइडेंटिकल एटम्स का मतलब है कि हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता। अब अगर एलिमेंट के अंदर आइडेंटिकल एटम्स ना हो बल्कि डिफरेंट एटम्स हो, तो फिर वो एलिमेंट नहीं कहलाए, फिर इट माइट बी कंपाउंड और मिक्सचर। लेकिन आइडेंटिकल एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ वही एलिमेंट कहलाता। और ये भी इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट बता रहा हूं वो ये है कि देखें बेटा, एलिमेंट, हर एलिमेंट की अपनी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती, और वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर जिस एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे वो कार्बन का एटम होगा, और कार्बन के सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम। तो एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे बेस करती हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब आते हैं कंपाउंड पर। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कंपाउंड को डिफाइन कर सके? ओके जी, देखते हैं। Is more than one type of element which are physically combined and not chemically. Two or more कंपाउंड types जो of है, कंपाउंड में बेटा फिजिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। कंपाउंड जो होता है ये होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन of two or more than two atoms, or when two or more elements, अच्छा एलिमेंट्स नहीं मिलते बेटा, जो कंपाउंड बनता है उसमें एटम और एटम आपस में मिलते हैं, एलिमेंट नहीं मिलते। एलिमेंट तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से थोड़ी मिलेगा, हर एटम इंडिविजुअली मिलेगा। तो कभी भी ये नहीं कहिएगा कि एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उनका आपस में कोई बॉन्ड बनेगा, कोई रिलेशन जनरेट होगा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड और एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब इनकी डिटेल्स में आप यकीनन फिर आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक आयोनिक और एक कोवेलेंट। बेसिक डिफरेंस यही है कि आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं कि जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो। ये जो है वो इनका डिफरेंस होता है। अच्छा, अब तीसरी चीज जो है वो मिक्सचर। Mixture, yes, anyone can? two or more elements or compounds physically mixed together. Sir, Okay. Two or more than elements that are physically combined, not chemically. अच्छा, कंपाउंड की एक खास बात ये होती है जो एक बच्चे ने मेंशन भी की थी कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स होता है, और इसमें जो होता है रेशो एटम्स के दरमियान वो फिक्स्ड रेशो होता है। क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन में या तो 1:1 का रेशो होगा, 1:2 का रेशो होगा, 2:3 का रेशो होगा, कोई ना कोई फिक्स रेशो इन्वॉल्व होगा जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आप वाटर का फॉर्मूला OH बता दें, अगर आपने बता दिया तो गलत है। वाटर का फॉर्मूला H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 2:1 इन्वॉल्व हो। तो
ये जो आइडिया है, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर कंपाउंड का फार्मूला फिक्स्ड होता है। इसके मुकाबले में जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकली कंबाइन नहीं होता, इनमें बॉन्ड्स नहीं फॉर्म होते प्रॉपर, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह नहीं होते, बल्कि यहां सिर्फ क्या होता है कि फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। अब देखिए बेटा, एक नई टर्म आ गई, सब्सटेंसेस। अब आपने कहा कि ये फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होता है, किसी ने कहा कि फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड होता है। यहां पर जब आप सब्सटेंसेस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो सब्सटेंसेस में एलिमेंट और कंपाउंड सब इंक्लूड हो जाते हैं। सब्सटेंसेस में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब दो सब्सटेंसेस, अब वो दो सब्सटेंसेस दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जब दो सब्सटेंसेस या मोर देन 2 सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स्ड होते हैं तो फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर में और कंपाउंड में फर्क क्या होता है? कंपाउंड उस वक्त तक नहीं होता जब तक के डेफिनेट रेशो, फिक्स रेशो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें दो सब्सटेंसेस का रेशो फिक्स नहीं होता। रेशो इज नॉट फिक्स्ड हियर। यहां पर रेशो फिक्स्ड नहीं होता, किसी भी प्रोपोर्शन में वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी में सॉल्ट डाल दिया, कम सॉल्ट डालेंगे तब भी मिक्सचर बनेगा, ज्यादा सॉल्ट डालेंगे तब भी मिक्सचर बनेगा। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर जो है वो क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं होता। बिल्कुल ठीक। सेपरेशन इज आल्सो डिफरेंटली डन। कंपाउंड में जो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको सेपरेट करना आसान नहीं होता, स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड होते हैं सेपरेट करने के, लेकिन फिजिकल कॉम्बिनेशन जो होता है, जो मिक्सचर होता है, उसको सेपरेट करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया है और आप उसमें सॉल्ट और वाटर को अलग करना चाहते हैं तो सिंपली आप एवोपरेशन मेथड से वाटर और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो मिक्सचर होता है वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस का, एंड देयर रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। और ये मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक को होमोजीनस कहा जाता है और दूसरे को हेट्रोजीनस। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसकी अपीयरेंस सिंगल अपीयरेंस, उसमें आपको दो डिफरेंट लेयर्स नजर ना आए, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर में जब सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट ग्रेजुअली डिसॉल्व हो जाता है और फाइनली जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनस होता है, क्योंकि उसमें आपको सॉल्ट और वाटर अलग अलग नजर नहीं आता। तो जहां पर सॉल्यूशन की अपीयरेंस, जहां पर मिक्सचर की अपीयरेंस थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो, अपीयरेंस सेम हो, हम उसे होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर आप वाटर में ऑयल डाल दें, दो लेयर्स अलग अलग नजर आएंगी। अगर आप वाटर के अंदर सैंड डाल दें तो सैंड पार्टिकल आपको वाटर में बॉटम पे सेटल नजर आएंगे। अब सैंड और वाटर का मिक्सचर तो बन गया क्योंकि हमने दो चीजों को मिक्स कर दिया,
लेकिन वो मिक्सचर होमोजीनस नहीं है, क्योंकि उसमें आपको दोनों पार्टिकल्स अलग अलग नजर आ रहे हैं, दोनों लेयर्स अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे को हम हेट्रोजीनस कहते हैं, जहां पर अपीयरेंस सिंगल ना हो। जहां पर सिंगल अपीयरेंस ना हो उसे हम हेट्रोजीनस कहते हैं। तो होमोजीनस वो होता है विच हैज सिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। सिमिलर कंपोजिशन का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक आपको एक सा नजर आएगा, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है विच हैज डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, जहां पर मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन आपको डिफरेंट नजर आएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? जी सर। कोई क्वेश्चन? नो। राइट बेटा, गुड। तो अब ये कि इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, अगली क्लास में बात करेंगे। और आपकी जो अब नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास होगी उससे मैं प्रॉपरली जो है वो आपका सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा? जी सर। यस कोई सर। क्वेश्चन? राइट जी, चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।